चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, देखो आज से क्या शुरू करने जा रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री का आप लोगों को रिवीजन प्रोग्राम दिया गया था, उसमें पर डे 2 क्लास आपको रिवाइज करनी थी। ठीक है, हर 2 दिन बाद एक लाइव क्लास होनी थी। ये लाइव क्लास कल होनी थी आपकी, लेकिन कल क्या था, रक्षाबंधन था, तो आज होने जा रही है। आज हम एंशियंट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, यहाँ तक कि वो छोटे से छोटा एग्जाम जो आपका है, लेखपाल है, सिपाही है, वहाँ पे भी जो आए होंगे वो भी क्वेश्चन उठाएंगे, प्लस जो आपके यूपीएससी में भी आए होंगे ना, वो भी क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो छोटे लेवल से लेके यूपीएससी लेवल तक इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे ले लेंगे। हर स्टेट पीसीएस में कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बना होगा तो यहाँ से आप देखोगे ना कि 60% ये सारी चीज़ें, इसका एक आंसर जो क्वेश्चन होगा उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो, प्लस उसका सॉल्यूशन, उससे 60% चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बेसिकली कहने का मतलब है जो लोग घटना चक्र पढ़ते हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आया आपको पहले उसका जवाब देना है, फिर मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी, इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बोला है कि अब आप लोगों की भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, समय दे रहे हैं उसको, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रॉबर्ट ब्रसफुट। ठीक है, एक ये मतलब कौन थे, इनका कहने का मतलब है रॉबर्ट ब्रसफुट जो थे या ब्रूसफुट, ये कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री और इतिहासकार। तो चूंकि जो इसका उधर वो दिया है, आंसर दिया गया है, वो दिया गया है पुरातत्वविद, लेकिन ये दोनों थे। जो ज्ञात सोर्स हैं उनके अनुसार ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। अगले उस पर चलते हैं। अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, कोपेनहेगन आपको पता है कहाँ पे है, डेनमार्क में है। ठीक है, कोपेनहेगन में एक संग्रहालय था, वहां पे जो भी सामग्री थी उस सामग्री का एक विश्लेषण किया गया, अध्ययन किया गया। उस अध्ययन के आधार पे ये बताया गया क्या कि ये कौन कौन से युग हुए हैं। ठीक है, डिवाइड किया गया। अब ये कैसे डिवाइड करते हैं, इसके डिवीजन का एक ही मतलब है, सबसे पहले जो पत्थर के औजार हैं, उपकरण हैं, जो दैनिक यूज में आने वाली वस्तुएं वो किसकी हैं। तो पहले देखा कि वो पत्थर की हैं, तो उसको क्या बता दिया गया, ये पाषाण काल है। इसके बाद फिर देखा कि ये आपकी किसकी है, तांबे की है, तो ये तांबा का भी यूज हो रहा है, साथ में पत्थर का भी यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल। फिर उन्होंने बाद में देखा कि इसमें क्या हो रहा है, कांसे का यूज हो रहा है, जो खासतौर से हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो उसको नाम क्या दे दिया है, कांस्ययुगीन या कांस्य काल। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने, किसने किया था त्रियुगीन विभाजन, थॉमसन ने। आगे चलते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो प्रमाण हैं, ठीक है, जो भी खुदाई से प्रमाण मिले हैं उनके अनुसार पूछा गया है कि पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था या किस युग में हुआ था। इसमें क्या पूछ रहे हैं, युग में पूछा जा रहा है। तो किस युग में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, आराम से समझ लीजिए। देखो, आग का आविष्कार जो हुआ था आपका, वो हो गया था आपका पुरापाषाण काल में। 3 काल है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तीनों काल में जो थोड़ी सी एक अंतर है, डिफरेंस है। तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन उनको वो चीज का उपयोग करना नहीं आता था। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले आपके, मध्यपाषाण में। एक प्रक्षेपास्त्र तकनीक होती है। प्रक्षेपास्त्र तकनीक क्या होती है, आपने कोई चीज ली और फेंक के मार दी। ठीक है, चीज ली और फेंक के मार दी, जैसे पत्थर मारना, तीर धनुष, तो इसका भी कहाँ पे आविष्कार हो गया था, मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में क्या था कि सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी थी, तो पशु पक्षियों के, मत्स्य का शिकार भी आपका मध्यपाषाण में हुआ। नवपाषाण में क्या हुआ, एग्रीकल्चर, पहिए का, ये सब चीजें कहाँ आई आपकी, नवपाषाण काल में। मनुष्य स्थायी बस्ती बना के रहने लगा था। तो ये सारी चीजें मैं बता दी। तो मध्यपाषाण काल में आपका क्या हो गया, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं।
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं या किस स्थान से मिले, इसमें से पूछा गया। तो ध्यान रखो, मध्य पाषाण काल में दो ही स्थान है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। एक है बागोर राजस्थान में, एक है आदमगढ़ एमपी में होशंगाबाद के पास में है। ठीक है, तो दो स्थानों से मिले। इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया आपका, आदमगढ़, तो ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए ये आपको बताना है। सारे स्थान है चौपानी मांडो, फिर काकोरिया, फिर महदहा और फिर सराय नारायण राय। तो चौपानी मांडो से आप देखोगे यहां से क्या झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। सराय नहर राय से युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के साक्ष्य मिले, प्लस हड्डी के भी। अब जब युद्ध हुआ है, बाह्य आक्रमण हुआ है, तो हड्डी के साक्ष्य तो मिल रही हैं, तो वो भी मिले हैं। प्लस महदहा और दमदमा, ये आपको पता होगा, यहां से भी आपके हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो हड्डी के उपकरण महदहा और सराय नहर राय दो हो जाएंगे, ये भी सही होगा और ये भी। और यहां से 41 कंकाल मिले हैं सबों में से। आगे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो किस जगह से, फिर से वही क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस इनके फेवरेट हैं। एक मेहरगढ़ वाला फेवरेट है आपका क्वेश्चन, वो पूछते हैं बार बार कि किसी के साथ, तो घुमा फिरा के वो पूछ देते हैं मेहरगढ़। एक आपका भीमबेटका वाला बहुत पूछा जाता है, भीमबेटका वाला इनका इतना फेवरेट है कि घुमा फिरा के भीमबेटका का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये फेवरेट हैं क्वेश्चन। सेम ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में। यहाँ पे भी पूछा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो अभी बताया था मैंने, दो जगह हैं, एक है सराय नहर राय, दूसरा है महदहा। आगे चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र है और जहां से आपके क्या है, 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कौन सा स्थान है। तो वो स्थान है आपका क्या, दमदमा। यहां से क्या हुआ है, दमदमा से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कुछ युगल समाधान भी मिले हैं जहां मतलब 2 समाधियां हैं, और एक कब्र ऐसी है जहां पे 3 कंकाल मिले हैं। सिंपल सा है कि सबको एक साथ सामूहिक रूप से 3 व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। आगे चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न है उनकी खेती सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, आपको ये बताना है। तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल बोला जाता था। ठीक है, क्रांति के काल में क्या क्यों बोला जाता था, मेनली क्योंकि इस टाइम पे मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। जब खेती करना सीख लिया था तो उसको खाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। मेन आदमी की जरूरत क्या थी, खाना। तो खाने के लिए, शिकार के लिए नई जगह नहीं जाना पड़ता था। जब वो शिकार के लिए नई जगह नहीं जाएगा तो वो क्या करता था, उसने स्थायी आवास बना लिए थे। जब कहीं पे स्थायी आवास बन जाते हैं ना, तो कुछ नियम बन जाते हैं समाज में रहने के। वही नियम से परंपराएं बनती हैं, सामूहिकता आती है, और वहीं से धीमे धीमे चल के धर्म का भी विकास होता है। तो सभ्यता का विकास प्लस धर्म का विकास की भी शुरुआत का एक मेन रीजन क्या था कि यहाँ पे खेती करना सीख लिया था। तो कब किया था ये, नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में पूछा गया है कि मनुष्य का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है, आपको बताना है। तो पूछा गया नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ और नर्मदा घाटी। तो इनमें से देखो, नर्मदा घाटी में एक स्थान है हथनौरा, यहाँ से मनुष्य की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, नर्मदा घाटी से, हथनौरा नामक स्थान। तो मानव का भी सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, यहीं से। आगे चलते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अभी मैंने बता दिया,
नदी घाटी कौन सी है? नर्मदा। स्थान क्या है? हथनौरा। ठीक है, यहां से क्या मिला है? प्रथम मानव जीवाश्म। जीवाश्म में क्या मिला है? मनुष्य की खोपड़ी। ठीक है, तो कौन सी है ये नदी घाटी? नर्मदा घाटी। ये सारी चीजें अगर आपको जो दिया गया है वो आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से, प्लस ये क्वेश्चंस कर लिए, और उन क्वेश्चन को जो भी डायरेक्शन खोल रहे हैं वो याद है, तो इससे बाहर कभी नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो ये हो जाएगा नर्मदा घाटी। आगे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग में लाया गया था? क्वेश्चन ये है, तो आप लोग बताइए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था आपका? जौ। सबसे पहले जौ प्रयुक्त में लाया गया था, फिर गेहूं, चावल, ऐसे करके राई, जई, ये सब आया था। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही। उपमहाद्वीप क्या होता है? उपमहाद्वीप वो होता है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, और भारतीय उपमहाद्वीप में आते क्या हैं? जो भारत से सटे हुए इसके और अन्य देश हैं वो सारे आ जाते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? तो देखो, अगर ये पहला जो पहले आता था ना, जो पहले साक्ष्य थे वो मेहरगढ़ से थे। यहां से किसके मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य। फिर अब जो नई खोज हुई है उसमें बोला गया है कि 9000 से 7000 ईसा पूर्व, 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच लहुरा देव नामक स्थान पे किसके? चावल के साक्ष्य। कहां पे है लहुरा देव? संत कबीर नगर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर चावल के पहले वाला आंसर देखो तो पहले होता था कोलडीवा। कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले थे, मेहरगढ़ से गेहूं के। और जितने भी क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या माना जाता है? वैसे तो मेहरगढ़ ही रहता है ऑप्शन, लेकिन जहां मेहरगढ़ के साथ में आपको लहुरा देव मिले तो आप उसको लहुरा देव लगा के आना, क्योंकि नया अपडेट यही है। आगे चलते हैं। भारत, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चूंकि इसमें देखो आप कि लहुरा देव नहीं है, तो इसमें आप मेहरगढ़ लगा के आ जाओगे। ठीक है, अगर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ लेते तो आप कोलडेवा लगा दोगे। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर से देखो वही क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जामों में एक क्वेश्चन कम से कम नहीं तो कई बार रिपीट होता है, हर 1-2 साल में किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। तो बड़ा ही प्रिय क्वेश्चन है ये है मेहरगढ़। फिर आगे चलते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी भाषा इन्होंने बढ़ा दी है। कौन सा हो जाएगा ये? मेहरगढ़। आप देखोगे मुंडीगाक, शोरतघोई, अमरी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में ही है ये। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर से वही है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम नहीं लेंगे, मेहरगढ़ है। अगला देख लेते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के, हाँ अब थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो गई भाषा। अब भाषा ये चेंज हुई तो आपको समझना जरूरी है। जो मैंने बताया कि कहीं पे भी अगर कृषि प्रारंभ हो गई तो क्या होगा? लोग स्थायी रूप से रहने लगेंगे, क्योंकि उनको भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जब लोग स्थायी रूप से रहने लगेंगे तो स्थायी जीवन के साक्ष्य भी कहाँ से मिलेंगे? यहीं से, मेहरगढ़ से। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि स्थायी जीवन के साक्ष्य, यहाँ तक कि जो आपकी रोमिला थापर हैं, इन्होंने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना, जो प्राचीन बलूची कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, उससे धीमे धीमे इसका विकास हुआ है। दैट मीन्स पहले बोला गया था कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी ना ऐसी कोई शहरी का सभ्यता मिलती है ना बाद में मिलती है, तो इसको बोला गया कि विदेशी, इसके जो उत्पत्ति हुई है उसमें विदेशी मत दिया। ठीक है, एक मिनट। जो मार्टिमर व्हीलर जैसे इतिहासकार हैं, इन्होंने बोला कि विदेशी सभ्यता से इसकी उत्पत्ति हुई, मेसोपोटामिया वगैरह से।
लेकिन जो रोमिला थापर है इन्होंने बोला कि जो बलूची कृषक ग्रामीण संस्कृति है, और बलूची कहाँ है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान आया था, वहां से धीमे धीमे इसका क्रमिक विकास हुआ। आगे चलते हैं। निम्न में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो अभी बात हुई है पशुपालन के प्रमाण, एक तो आपके मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, ये तो आपको पता हो गया। नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, पहिए का आविष्कार होता है, स्थायी रूप से मनुष्य रहने लगता है, बस्तियां बसाने लगता है छोटी छोटी, ठीक है। तो ये सब नव पाषाण काल के हैं। तो ये बागोर और आदमगढ़ दो स्थान आपके हैं जहां पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और दोनों मध्य पाषाण कालीन है। आगे चलते हैं। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। चालकोलिथिक, अगर इसको थोड़ा सा और सही से पढ़ो तो इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक। तो इनमें से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है कैल्कोलिथिक युग वाला? ये हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। स्थानीय युग की बात हो रही, तो कैल्कोलिथिक युग क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण युग। आगे चलते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न, अब देखो ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन आ गया आपका, कि आहड़ जो सभ्यता है इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। एक एक उस पर बात कर लेते हैं ऑप्शन पे, कि जो आहड़वासी है, कहीं कहीं आहाड़ लिखा होता है, तो हाँ बिल्कुल, इसी कारण इसको क्या ताम्रवती भी कहा जाता था। जो आहाड़ सभ्यता थी, या यहाँ पे जो लोग रहते थे इस स्थान को ताम्रवती बोला जाता था। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बोला गया। ये गलत है आपका, मतलब ये वाला सही है फर्स्ट, सेकंड गलत है, क्योंकि गेहूं जौ चावल वगैरह से ये लोग परिचित थे। तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चूंकि मैंने बताया कि तांबे का इतना ज़्यादा काम होता था कि इसको ताम्रवती बोला जाता था, तो यहाँ से आप समझ जाओ कि धातु का काम क्या होता था, आहड़वासियों का प्रमुख काम था, ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था का। तो ये भी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। यहाँ से काले लाल रंग के मधुभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है, जो ताम्रपाषाण काल था, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक बेयर, रेड एंड ब्लैक आरबी, ठीक है, वेयर, ये मिले हैं। तो ये भी सही है, दैट मीन्स पहला सही है आपका, तीसरा सही है, चौथा सही है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला ही जो ए है आपका, उसमें है पहला, तीसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि पाषाण संस्कृति मतलब पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, आपको वो स्थान बताना है। तो ये कौन सा स्थान है आपका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जैसा मैंने बताया कि प्राचीन कृषक बलूची संस्कृति, ये नवपाषाण काल की बात हो रही, जब यहाँ खेती के साक्ष्य मिले, और इसी से ही बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं, इसी से इसका विकास हुआ, तो दोनों यहाँ से मिले हैं। अगला देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो कि कहाँ से, किस सन में, किस जगह का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। वो खुद तो करेंगे नहीं, निर्देशन में होता है। ये सभी लोग, कोई इतिहासकार था, कोई पुरातत्वविद था, कोई अच्छे अच्छे पदों पे थे, मतलब शिक्षित लोग थे। तो किसका नवदा टोली का उत्खनन? एच.डी. साकलिया, ध्यान रखना, एच.डी. साकलिया के नेतृत्व में हुआ था। आगे चलते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली आपका होशंगाबाद के पास में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ आता है आपका? एमपी में। आगे चलते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, ठीक है। बृहद पाषाण स्थल कौन से हैं बताइए आप लोग? बृहद पाषाण उपकरणों की खोज की गई है, पहचान की गई। तो बृहद पाषाण, देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेगालिथिक। मेगालिथिक काल आपका साउथ में होता है। साउथ में क्या करते थे कि जो व्यक्ति मर जाता था
को उसको दफनाते थे, उसकी कब्र को ना बड़े बड़े पत्थरों से चारों तरफ लगा देते थे, इसलिए इसको क्या बोलते थे, बृहद पाषाण। ठीक है, तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पे, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। साउथ में होता था ये, दक्षिण भारत में। आगे चलते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख के टीले की बात हो रही है, तो किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है बताइए। ये हो जाएगा आपका संगन कल्लू। संगन कल्लू को क्या बोला जाता था, राख का टीला। मृतकों का टीला किसे बोला जाता था, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के बारे में इतना जानो कि जितनी भी चीजें मिली हैं, एक आपका जो लेक्चर है उसमें लिखाया गया, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको मोहनजोदड़ो से, जो भी मूर्तियां मिलेंगी, जिसकी भी मूर्तियां मिलेंगी, नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, इसके बाद पत्थर की पुजारी की मूर्ति, इसको अपडेट कर लेना, जो आपको क्लास दी गई है उसके कंटेंट में है कि ये कहाँ से मिली, हड़प्पा से, उसको अपडेट करके मोहनजोदड़ो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि भीमबेटका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी चीज है, गुफाओं के शैल चित्र, सिंपल है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। गुफाओं के अंदर क्या है कि पत्थरों पे कुछ चित्र उकेरे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, शिकार के, आखेट के, मनोरंजन के, तो ये भीमबेटका के। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा स्थल है। अनुराग श्रीवास्तव, आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, आपको लिखना है आंसर। अहाड़ संस्कृति किस एरिया की है, अहाड़ गिलोंद, ये राजस्थान के एरिया की है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट होके, भीमबेटका। और भीमबेटका की खोज किसने की थी, B.S. बाकड़कर। H.D. साकलिया ने नौदा टोली की थी। भीमबेटका की खोज किसने की थी, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, B.S. बाकड़कर। आगे चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये है आपकी रायसेन में, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो शैलाश्रय आपको पता है, शैल मतलब चट्टान, चट्टान के अंदर आश्रय बना मतलब आवास बना, तो वहां से सर्वाधिक चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं भारत में, वही है भीमबेटका। तो कहां से प्राप्त हुए, भीमबेटका से। अगले उस पर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। दैट मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि भीमबेटका की खोज किसने की, सर्वप्रथम देखा, उसके महत्व को पहचाना, और बाद में इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ, उत्खनन हुआ। तो कौन थे, B.S. बाकड़कर, ये हैं। अगले उस पर चलते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो B.S. का यहां पे फुल फॉर्म हो गया डॉक्टर विष्णुधर बाकड़कर। गैरिक मध्यभांड पात्र, OCP का नामकरण हुआ था, कहां पे हुआ था, ये आपको बताना है। जो OCP है, ऑर्चर्ड कलर्ड बेयर। ठीक है, जो भी ऑप्शन बता रहे हैं ये ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में ABC नहीं लिखना है, आपको उसका नाम लिख दो। ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ किस क्वेश्चन का आप बता रहे हो, कई लोग लेट भी बता पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, गैरिक मृदभांड पात्र, OCP का नामकरण हुआ है, कहां पे हुआ था ये आपका, हस्तिनापुर में। कहां पे,
आगे चलते हैं। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जो ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है, तो वो जो लोग होते थे मृतकों को घर के बाहर फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे पूछा गया। तो आपको पता होगा आज की डेट में भी सेम नियम है। आज की डेट में आप जब नाइट में सोते हो ना, तो मना किया जाता उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करके, उत्तर तरफ सर और दक्षिण तरफ पैर करके आप नहीं सोते हो, ठीक है। ये बोला जाता है क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको ऐसे सुलाते हैं, और ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो वही पूछा गया कि जो ताम्र पाषाण काल है उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफना देते थे। तो जब मरे हुए व्यक्ति को जैसे दफना देते हैं, इसके और भी वैज्ञानिक रीजन भी हैं। जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो चुंबकीय वो होता है, ब्लड में आपके क्या होता है, आयरन होता है। जब ब्लड में आयरन होता है तो वो ध्रुवों की ओर जाता है, दैट मीन सर की तरफ आपका क्या होता है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध वाला ध्रुव अपने पास में, और अगर उत्तर की तरफ आप सर करोगे तो जो ब्लड होता है, आयरन क्या है, तीव्र गति से जाएगा माइंड में ब्लड। तो समटाइम्स ब्रेन डैमेज, रात में थोड़ी हलचल ज़्यादा होती रहती है, आसानी से नींद नहीं आती, इसलिए भी नहीं सोते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए? इसका सिंपल सा मतलब है, ये बोल रहे हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ठीक है, बताइए आप लोग। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम से दो साक्ष्य मिले हैं। एक गर्त आवास, गर्त आवास क्या होता है, जमीन के नीचे आवास बनाना। दूसरा मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। दोनों कहां से मिले हैं? आपके बुर्ज होम से। कश्मीर में एक स्थान और था, गुप्त कराल। आप लोग बताइए गुप्त कराल से क्या प्राप्त हुआ था? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले? वही बात आ गई, ये कौन सा फिर से हो जाएगा, बुर्ज होम। आगे चलते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? अभी मैंने बता दिया कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाना प्लस गर्त आवास, दोनों के साक्ष्य आपके कहां से मिले हैं? बुर्ज होम से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ युग्म हैं, आपको विचार करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले बुर्ज होम, शैलकृत देव मंदिर, क्या ये सही है? दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटा कला। टेराकोटा बता देता हूं पहले क्या होती है। टेराकोटा होती है जब आप मिट्टी के बर्तन बनाते हो और इसको पका लेते हो, तो पकी हुई मिट्टी के बर्तन, ठीक है, बर्तन नहीं, कुछ भी पकी हुई मिट्टी से कुछ भी बना रहे हो आप, वो होती है टेराकोटा। यूपी में गोरखपुर टेराकोटा के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो टेराकोटा चंद्रकेतुगढ़ से मिली है इसके साक्ष्य टेराकोटा कला के, क्या ये सही है? और तीसरा है गणेश्वर, गणेश्वर से ताम्र कलाकृतियां मिली हैं, क्योंकि ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल था, तो ये भी सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है, क्योंकि बुर्ज होम से अभी मैंने बताया दो ही साक्ष्य मिले हैं, एक गर्त आवास और दूसरा क्या मिला है आपको? टेराकोटा नहीं, बुर्ज होम से गर्त आवास और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, तो ये डी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? आपको बताना, विंध्य क्षेत्र तो समझ रहे हो ना, विंध्याचल पर्वत है ना, तो इस क्षेत्र के किस शैलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? आंसर लिख के बताना है। तो ये हो जाएगा आपका लेखैया,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यूपी स्पेशल का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रयागराज के पास ये स्थान है, प्रयागराज के पास लेखैया नामक स्थान है, यहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को आपको असर्शन मानना है और दूसरे को रीजन। तो आपको पहली चीज, ये थोड़ा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आ गया, आपको ये पहले तो ये पता करना है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा फिर क्या दूसरा पहले वाले का सही रीजन है कि नहीं, इन तीन चीजों पे फोकस करना है। तो असर्शन क्या बोला गया है आपका, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने, पाषाण युगीन मतलब पाषाण काल के लोग जो विंध्य क्षेत्र में रहते थे, नूतन भूतल काल के अंत में, नूतन भूतल काल मतलब नवपाषाण काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, गंगा घाटी की तरफ ये लोग आए। सिंपल सी बात है, जो पाषाण काल के लोग थे जो विंध्य क्षेत्र में रहते थे वो आगे चल के गंगा घाटी में आए। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता करना है क्या ये सही था कि नहीं। ठीक, दूसरा बोला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, क्या ये उसका रीजन है, तो बिल्कुल सही है दोनों। जो आपके पाषाणकालीन लोग थे वो आगे चल के गंगा घाटी की तरफ आए, क्यों आए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुई थी, नदियां सूख गई थी, तो पानी की खोज में ये लोग क्या किए, इस तरफ आए थे गंगा घाटी की तरफ, और यहाँ आके इनको पानी मिल गया था। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है आपका वो सही रीजन है पहले वाले उसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ए और आर दोनों सही हैं, यूपीपीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको पता हो कि दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा जो है उसका सही रीजन ना हो, तो वो भी आपको पहचानना है। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। बहुत सही क्वेश्चन है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ठीक है, वो निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, बताइए आप लोग। ये आ जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है इसकी स्थापना किसके काल में हुई थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। आप देखोगे ये वो व्यक्ति था, जितने भी स्थान हैं आपके इस व्यक्ति ने ही खोजे हैं, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, वो बात अलग है कि इसको वहाँ पे जो जैसे इसने टीले देखे थे बहुत से, तो इसको देखा था लेकिन ये उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। बट ये पर्सन जो है आपका, इसने बोध गया में इसने खोजा, जो गया का मंदिर है। तो भारत के जितने भी प्रमुख स्थल हैं कनिंघम का बहुत बड़ा रोल है कि इसने खोजा है उसको। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है बताइए। ये है आपका भोपाल में, इसका नाम बदल के क्या हो गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कहाँ पे है, भोपाल में है। यहाँ पे आपके पाषाण काल के जितने भी क्वेश्चंस थे अब तक आए किसी भी एग्जाम में, वो सारे समाप्त हो गए। टोटल 42 क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि आप लोगों को बता दिया गया था, जब हम आते हैं कोई चीज़ तो हमारी मेहनत आपसे ज़्यादा होती है। आप लोग क्या करते हो, आलस में अब समय पे नहीं आते हो चीज़ें, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। लाइव करने का क्या फ़ायदा होगा अगर आप उस समय पे नहीं आओगे। तो एक बात ध्यान रखो, जब जिस क्लास का टाइम दिया जाए उस क्लास में हमारी मेहनत आपसे कई गुनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें जब क्लास करनी होती है उसके अरेंजमेंट बनाने होते हैं, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो उसको सीरियसली लिया करो, टाइम पे आया करो, क्योंकि ये चीज़ें किसी उस पर्पज़ के लिए नहीं हो रही, ये उस पर्पज़ के लिए हो रही कि आपका हर एक टॉपिक बेस्ट तरीके से कवर अप हो जाए। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, आप लोग क्या चाहते हो कि जो दूसरी क्लास है आपकी
पाषाण हड़प्पा सभ्यता पे, वो कब आ जाए आप लोग कमेंट में बताइए। कब चाह रहे हैं आप कि हड़प्पा सभ्यता की क्लास कब आ जाए, तो उसको भी हड़प्पा सभ्यता भी करा देंगे, आज ही करा देंगे। अगर आज चाह रहे हो आप तो आज बताइए, तो आज में आपके 2 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही करके हम लोग एक एक 2 टॉपिक करके और धीमे धीमे जैसे ही टाइम मिलेगा स्पीड बढ़ाते चलेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहो, प्लस उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उनके जो भी आपके डाउट है उनको दूर कर लो। आप देखोगे कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई। तो बताइए, किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग बोलिए। आदित्य बोल रहे हैं 7 PM पे रख लीजिए, अनुराग बोल रहे हैं 7 के बाद रखिए, और बाकी लोग बताइए कोई क्वेरी है, आप लोग चाह रहे हो कुछ बोलना पूछना तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आपको किसी चीज़ से रिलेटेड तो अभी आप पूछ सकते हो। जब पढ़ा रहा हूँ होता हूँ तो फिर कोशिश रहती है कि पूरा फोकस क्लास पर रहे, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट मिस हो जाए, है ना। तो अब से क्या आप लोग लाइव का एक टाइमिंग बताइए, जब आपको लगता हो कि सबसे मोस्ट सुइटेबल टाइम लाइव का ये रहेगा तो हम लाइव उसी टाइम रखा करेंगे। कम से कम ये ना हो कि कुछ लोग होते हैं ना चीज़ों में बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं, घर के काम होगा ये वो, तो सारी चीज़ों से फुर्सत हो। क्योंकि लाइव का सिंपल सा मतलब होता है एक आप लोगों को इंगेज करें उस चीज़ में। अगर वीडियो रिकॉर्ड करके देने होते हैं तो ऐसे वीडियो तो हैं ही, जब इंगेज किया जाता है तो फिर उसमें धीमे धीमे इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और बोलिए, और किसी का कोई क्वेरी है? चलिए तो इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हम बताते हैं आपको, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास कब रखी जाए, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी लोगों को सही टाइम पे आना पड़ेगा जब भी क्लास हो। क्योंकि पढ़ाई जब पढ़ने के लिए हो, एग्ज़ाम निकालना है, तो इतना तो ध्यान रखो एग्ज़ाम टुकड़ों में पढ़ाई करके नहीं निकलेगा। सिंसियरिटी लेवल इतना बढ़ाओ, पेपर देख के जूनियर असिस्टेंट का समझ में आ जाना चाहिए कि अब किसी भी पेपर का लेवल इतना छोटा नहीं रहा कि आपको लगे आपने कभी भी पढ़ के और थोड़ा बहुत पढ़ के दे के आ गए। हर एक पेपर का लेवल समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रेगुलर मेहनत कीजिए, समय दीजिए उसको, और सिंसियर रहिए, फिर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होंगी। और जब स्टूडेंट सिंसियर नहीं रहते हैं, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, तो फिर हमारा भी रहता है कि चलो कोर्स तो आपका ख़त्म करा ही दिया, पढ़ते रहिए अपने हिसाब से, है ना। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।